प्रचंड, चुनाव लड़ने का बनाया मन, लोकतंत्र की लुटिया डुबोने चुनावी मैदान में नया सन, शर्म मगर इनको आती नहीं। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लोहा लेने के लिए आसाराम की पार्टी चुनावी समर में कूदने की तैयारी में है। चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी और ताकत कितनी है, इसका अंदाजा आपको पार्टी के एजेंडे से लग जाएगा। लेकिन रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम की पार्टी ने चुनावी बिगुल बजाकर सबको चौंका दिया है। पार्टी की प्रामाणिकता कितनी है, इस पर भी सवाल बना हुआ है। आज बिग बुलेटिन में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के चुनावी समर में ओजस्वी पार्टी भी अपना जोर आजमाएगी। नाम से चौंकिए मत, ये पार्टी है एक ऐसे कथावाचक की जो अपनी रंगीली कारगुजारियों के चलते जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन तमन्नाओं ने सियासी मैदान का योद्धा बना दिया है। हश्र क्या होगा ये तो अभी से बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन अरमान आसमान में है और पार्टी का झंडा अब चुनावी मैदान में है। लेकिन जब बात पार्टी के चुनावी एजेंडे की आती है तो सरोकार आसाराम की रिहाई पर अटक जाता है। एक ही बात को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे कि आसाराम बापू जी से ये जो जिस जेल में डाला गया उनको बाहर निकाला जाए और उनके ऊपर से जितने भी झूठे सच्चे जितने मुकदमे हैं उन सबको वापस लिया जाए। नारायण साईं जी को भी जेल से बाहर निकाला जाए। पार्टी की मांग अजब है, झूठे और सच्चे दोनों आरोप वापस लिए जाएं। प्रवक्ता नए हैं, शायद इसलिए जुबान फिसल रही है, लेकिन इरादे अटल हैं। अभी से 70 सीटों पर दावेदारी पेश कर दी गई है। आजादी के बाद से हाथ और कमल का प्रचार आपने बहुत देखा होगा। 2013 में सियासी फिजाओं में एक बदलाव आया और रणबांकुरों की श्रेणी में झाड़ू भी शामिल हो गया। लेकिन अब सियासी सरजमी पर एक आरोपी संत जेल से चुनावी पासा फेंकने को तैयार है। हम ये घोषणा करते हैं कि अगले साल कन्विक्शन नहीं, बापूजी बाइज्जत बरी होकर के बाहर आएंगे और हम वो परिस्थिति पैदा करेंगे। हमारे यहाँ एक हमारी ओजस्वी पार्टी की एक प्रसिद्ध नारा है कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और हमने अनेकों बार सरकारों को झुकाया है और झुकाएंगे। और इस बार भी दिल्ली का चुनाव लड़ करके हम वो स्थिति पैदा कर देंगे कि नरेंद्र मोदी के पास में सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं रहेगा कि यहाँ पर जेल में आकर के घुटना टेक करके बापूजी से माफी मांगेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, सभ्यताओं का बेजोड़ मिश्रण है भारत, और शायद ऐसी आजादी भी कहीं नहीं देखी जहां आरोपी जेल से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं, चुनावी मुद्दों को धता बताकर अपने लिए जुगाड़ खोजते हैं। अभी से नतीजों का जिक्र बेकार है, क्योंकि साधु संत के साथ ज्योतिषी भी अब चुनावी मैदान में है। ब्रिजेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो बिग बुलेटिन में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा का जो विषय है, किसी शख्स ने कोई राजनीतिक दल बनाने का फैसला किया, चुनाव लड़ने का फैसला किया, संविधान अधिकार देता है, लेकिन इसके बाद जो मंशा छिपी हुई है, सवाल उस पर है। इस चर्चा में आज मेरे साथ घनश्याम मंत्री जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिनेश यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप दोनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। चर्चा की शुरुआत में मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले आज मैं अमिताभ जी से ही इसकी शुरुआत करूंगा। अमिताभ जी, कहीं ना कहीं एक जो हिडन मंशा, जो बात अभी हमने रिपोर्ट में दिखाई, जो उनके नेतागण कह रहे थे, शायद एक हिडन मंशा छिपा कर लाए हैं और एक लोकतंत्र को खतरे में डालने की कोशिश है। इसका सीधा सीधा संकेत वो दे रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। एक, जो व्यक्ति इस ढंग के जघन्य आरोपों में जेल में हो, उस व्यक्ति को ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। संविधान अधिकार देता है, ये अलग विषय है, लेकिन लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है ना। लोकलाज महत्वपूर्ण है। आसाराम बापू को सोचना भी नहीं चाहिए था इस वक्त, जिस ढंग के पतित किस्म के आरोपों का वो सामना कर रहे हैं अदालत में, और एक नहीं दसियों मुकदमे उन पर, उनके बेटे पर, जमानत नहीं हो रही मुंसिफ की अदालत से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक। कोई दरवाजा छोड़ा क्या बापू ने? देश के सबसे बड़े बड़े वकील उन्होंने उतार दिए जमानत के लिए, जमानत नहीं हो रही। आरोप इतने जघन्य हैं, उसके बाद आप किस मुंह से जनता के बीच जा रहे हैं कि हम भी मैंडेट लेंगे? एक। और दूसरी बात, आज जो संवाददाता सम्मेलन हुआ, इसका जो स्वर है ना, ये ब्लैकमेलिंग वाला स्वर है, भयादोहन वाला स्वर है।
एक बाबा सन्यासी टाइप के कोई आदमी बैठे हैं केसरिया वस्त्र पहने, वो कह रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि नरेंद्र मोदी जेल में आके बापू के सामने घुटने टेकेंगे और माफी मांगेंगे। पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहे हैं कि बापू के ऊपर झूठे तो झूठे, जो सच्चे मुकदमे हैं वो भी हटाए जाएं। मैंने तो लोकतंत्र में ऐसी मांग कभी देखी नहीं भाई। सच्चा मुकदमा तो नरेंद्र मोदी छोड़िए, प्रणब मुखर्जी के बस का भी नहीं हटाना। कैसे हट जाएगा सच्चा मुकदमा, कैसे हट जाएगा? ये प्रश्न नहीं है क्या? और क्या इसलिए चुनाव लड़ा जाएगा कि भाई अपराधी जो है उसको जेल से छुड़ाना है, इसलिए चुनाव लड़ो? तब तो भारत का लोकतंत्र डगमगा जाएगा। जो मामला अदालतों में है वो अदालतों के जरिए ही तय होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए एक अशुभ दिन है। भारत के 68 साल की उम्र के लोकतंत्र को ऐसा दिन भी देखना पड़ा, ये अच्छा संकेत नहीं। बिल्कुल। स्वामी ओम जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष ओजस्वी पार्टी के। स्वामी ओम जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जो आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, क्या आप डराने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल डराने की कोशिश नहीं, हम डराते नहीं है महाराज। हम तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे 7 करोड़ वोटर हैं, हम घुटना टिकवा करके रहेंगे किसी भी हालत में। वो फौरन केस विड्रॉ करें, जैसे अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने केस विड्रॉ किया है वो शंकर मोहन मंदिर के ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी का। जब वो आतंकवादी का केस विड्रॉ कर सकते हैं तो एक संत का केस विड्रॉ क्यों नहीं कर सकते? एक लाइन लिख करके कोर्ट में दें कि हम बापूजी के खिलाफ जनहित में केस हम विड्रॉ कर रहे हैं। अरे बापूजी के सामने तो बड़े से बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज सब सरकार के इशारे पे चलते हैं। हम सब जानते हैं, हमने ये सारे काम कर रखे हैं। एक बात बताइए, आप बता रहे हो सरकार के इशारे पर अदालतें भी चल रही है और मुश्किल बिल्कुल चल रही है। सरकार के इशारों पर अदालतें चलती है। अल्तमश कबीर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अल्तमश कबीर था, हमने वहां पर देखा कि हमारे सामने सरकार के इशारे पर उन्होंने फोन किया। हम भी सुप्रीम कोर्ट में 1 नंबर कोर्ट में थे, हमारे सामने सहारा के लिए सुब्रत मुखर्जी के लिए फोन किया और उसी वक्त हमारा नंबर 1 आइटम था, उसका सबसे लास्ट में था। उसका आइटम नंबर लेकर के फौरन उसको रिलीफ दे दिया अल्तमश कबीर ने। ये कहेगा न्याय है? ये सरकार के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चलता है। तो बाबूजी को कब बाहर किया गया होता, उनको निर्दोष सिद्ध कर दिया गया होता। और निर्दोष घोषित करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं सरकार के पास में। स्वामी जी, हम सरकार को झुकाना जानते हैं। सुन लीजिए, हमारे पास में वो ताकत है। 7 करोड़ वोटर, पक्के वोटर हमारे पास में है और 7 करोड़ वोटर कुछ भी कर सकते हैं। बाबू भाई दूसरे की बात सुनेंगे कि नहीं? जिताना है भाजपा को जिताना, इसलिए हमने भाजपा को जिताया, नरेंद्र मोदी को ताज़ीम किया। यदि नरेंद्र मोदी हमारी डिमांड को नहीं मानेंगे तो अभी दिल्ली के चुनाव में उनको देखना पड़ जाएगा। अरे ओम जी, दिल्ली में ओजस्वी पार्टी का होगा, भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। ओम जी, ओजस्वी पार्टी का मंच होगा दिल्ली में, फिर आके बोलिएगा। यहाँ पे सबको बोलने का मौका दीजिए। ओम जी, तब क्या जम्मू कश्मीर? हम आप लोगों से कृतज्ञ प्रार्थना करते हैं। हमारे संत आसाराम बापूजी संत शिरोमणि है। अरे बात सुनोगे कि नहीं भैया? संत शिरोमणि करें, हम मुकदमा करेंगे, डिफेमेशन केस करेंगे। अभी वो दोषी घोषित नहीं हुए हैं और उससे पहले आप उनको बलात्कारी कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको भी हम जेल भेजेंगे डिफेमेशन केस में। स्वामी जी, पूरे देश में कितनों को जेल भेजोगे? जो बाबूजी के खिलाफ अन्याय करेगा। तब तो करोड़ों लोगों को जेल भेजना पड़ेगा आपको। नहीं, वो करोड़ों लोग नहीं, दिखती नहीं मुझे। करोड़ों लोग नहीं, ये जो खादीधारी आप लोग हैं, जो संतों के लोकप्रियता से घबराते हैं, डरते हैं, वो लोग कर रहे हैं। करोड़ों लोग तो हमारे साथ में हैं, तो आप लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। स्वामी जी, तब फिर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ी लो, क्या जा रहा है? हम तो सुनिए, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। बापूजी ने मना किया, हमारे नेता बापूजी है, हमारे संत बापूजी हैं। अच्छा, बापू ने कहा केवल दिल्ली में ताल ठोको, वो हम करेंगे। उन्होंने हमको दिल्ली के लिए कहा है, हम दिल्ली में लड़ रहे हैं और दिल्ली में हम आपके औकात हम दिल्ली में आपको दिखा देंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आप सबकी औकात दिखा सकते हैं। अदालत में उनकी औकात दिख रही है जो जेल में अंदर हैं, और आप बाहर सबकी औकात दिखा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो सरकार के इशारे पे चल रही है। बापूजी तो निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। स्वामी जी, अदालत तो प्रशांत भूषण जैसे देशद्रोहियों के इशारे पे अरेस्ट करते हैं आप। स्वामी जी, हमने प्रशांत भूषण को मारा, हमारे हिंदू समाज ने प्रशांत भूषण को मारा। से लेके के खिलाफ बोल सके। अरे भाई, आप तो अद्भुत है ओम जी। मुंसिफ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हर दरवाजा आप खटखटा आए, कहीं जमानत नहीं हो रही। ऐसा है कि हमने बापूजी को ये कहा था कि पहले आप सब दरवाजा खटखटा लीजिए और उसके बाद हम मैदान में उतरेंगे। अब हम मैदान में उतरे हैं,
तो बापूजी को निकाल करके रहेंगे। यदि आपकी भाजपा सरकार एक जैसे मोहम्मद के सरगना को जेल से निकाल करके प्लेन में बैठा करके जसवंत सिंह विदेश मंत्री वो कांधार में ले जा सकते हैं, तो हमारे निर्दोष बापूजी को आप क्यों नहीं छोड़ सकते? और नहीं छोड़ेंगे तो पब्लिक हमारे सामने है, हम छुड़वा करके दिखाएंगे। ओम जी, लेकिन जिन जिन लड़कियों ने, महिलाओं ने मुकदमा दायर किया है वो वापस लेने को तैयार नहीं। मुकदमा तो कोई कैसे वापस ले लेगा? वो कैसे वापस लेंगे? हमको मालूम है कि बैठा करके साजिश की गई, चाहे सूरत की लड़की हो, चाहे वो शाहजहांपुर की लड़की हो। हमारी उन सबसे बात हुई, उन सब ने कहा कि हम क्या करें, हमको तो नेता लोग पैसा देते हैं और हमको नेता लोग कहते हैं कैसे बोलो, जैसे वो बोलते हैं वैसे हम बोल रहे हैं, हम मजबूर हैं उनके हाथों में, हमको मार देंगे। वो आपके ऊपर आरोप लगा दे, जाकर के पूछिए। हम तो लाइव टेलीकास्ट से बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, उसको साबित करेंगे। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद महाराज जी। आपके नेता लोग उनको हो गया, समय पूरा हो गया महाराज। ओम जी एक मिनट, ओम जी और भी लोग हैं, सबसे बात कर लेते हैं। कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के दो प्रतिनिधि भी हमारे साथ जयपुर स्टूडियो में बैठे हैं। दिनेश जी, घनश्याम मंत्री जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, जो बात बाबा जी कह रहे हैं, क्या कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए जी बोलिए। धर्मराज जी, अब वैसे तो ये भारत का संविधान है, यहाँ का हर कोई चुनाव लड़ सकता है और राजनीतिक पार्टी बना सकता है, इसके ऊपर तो अपन क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस एजेंडे पे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं वो घोर निंदनीय है, और खास तौर से निंदनीय इसलिए भी ज्यादा है कि ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं तब सपोर्ट करते हैं और विधानसभाओं के होते हैं तब सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी इस तरह के अनर्गल स्टेप्स लिए जाते हैं, वो ऐसा क्या कारण है कि भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारों में ही ऐसा होता है? ठीक है दिनेश जी, जैसा कि ये श्रीमान जी अभी बता रहे थे, ठीक है, कि जिस तरह से जसवंत सिंह उन आतंकवादियों को लेके गए, वैसे ही आसाराम जी को इनको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना। ठीक है दिनेश जी, आपकी बात आगे फिर आएंगे, ये आगे आपकी बात फिर आएंगे। ये हौसला क्यों बना, इसके लिए भाजपा दोषी है। ठीक है दिनेश जी, भाजपा से समर्थित पिछली सरकारें दोषी। आपकी बात आगे। अव्वल तो इन स्वामी जी को कुछ पता नहीं एबीसीडी। दिल्ली में 7 करोड़ वोटर ही नहीं है, 7 करोड़ वोटर है हमारे दिल्ली में, उतना आदमी नहीं है। अजब तमाशा है, जाने कहां से उठ के आगे। खैर, घनश्याम मंत्री जी, क्या होगा नहीं होगा भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उन्होंने आपके चेहरे पर कालिक पोत दी। नहीं हमारे ना सुन, तो बात सुनो भाई, अभी तो मैंने बात ही पूरी नहीं की। घनश्याम जी पहले सुनोगे तब उत्तर दोगे। मित्र, जेल में कोई आदमी पकड़ा जाए, थाने में चोरी में पकड़ा जाए, और वो जिसका नाम लेते उसके चेहरे पे भी कालिक लग जाती है। ये कह रहे कि हमने तो इनको केंद्र में बैठाया, सत्ता में इनकी मदद की, अब ये वादा जो इन्होंने किया था पूरा नहीं कर रहे, इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए हम आए हैं, ताकि ये घुटना टेकने आए उदयपुर जेल में। ऐसी ही हिम्मत और ऐसी ही हिमाकत भारत के प्रधानमंत्री के लिए किसी की क्यों कैसे हो गई? घनश्याम जी, भारत के प्रधानमंत्री के लिए किसी भी लल्लू पंजू की ऐसी हिम्मत हो जाएगी ये बोलने की कि जेल में आके घुटना टेकेगा? कहीं तो कुछ रिश्तेदारी रही होगी, नातेदारी रही होगी, मोहब्बत रही होगी। अमिताभ जी, आपने जो बात कही है उसके अंदर कोई वो नहीं है। आप जिस आदमी को पकड़ के ले आए हो, शायद उसके दिमाग में भेजा नहीं है, कोई आतंकवादी आदमी है ये। और नरेंद्र भाई मोदी जो है वो केवल भगवान के आगे ही सर झुकाना जानते हैं, किसी दो हाथ वाले के आगे सर नहीं झुकाते। वो अपने विजन को लेके चल रहे हैं और इनको ना न्यायालय पे विश्वास है ना जनता पे विश्वास है। नहीं, इन्होंने आपकी मदद की चुनाव में कि नहीं की, ये बताओ। नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है हमारा। तब ये आपके नाम का सिंदूर मांग में भरे क्यों घूम रहे हैं भाई? कौन आसाराम की पार्टी आपके नाम का सिंदूर क्यों भरे घूम रही है भाई मांग में? हाँ घूम रहे हैं, हमने तो कहीं देखा नहीं कोई हमारा कहीं प्रचार। अरे मित्र, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, ये तो जो आप जिनको लेके आए हैं इनके कोई भेजा ही नहीं है खोपड़ी में। ये तो आतंकवादी गतिविधियों की बातें करते हैं, आतंकवादी है ये तो। घनश्याम जी, इनके भेजा हो नहीं हो ये जाने, आप जानो, मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन ये उनकी अधिकृत पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। चूंकि अध्यक्ष जेल में है, इसलिए कौन सी अधिकृत पार्टी है ये?
ये तो आप उनसे पूछो ना कि कौन सी पार्टी है चुनाव आयोग से उन्होंने रजिस्टर्ड कराई है। लेकिन अगर वो ये यार घनश्याम जी जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने इनकी मदद की, आप उस पर सिर्फ इतनी बात बोलो कि इन्होंने ये बात ये क्यों नहीं बोल दिया कि हमने कांग्रेस की मदद की, हमने ममता बनर्जी की मदद की, हमने नीतीश की मदद की। इन्होंने यही क्यों बोला कि भाई हमने भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में मदद की लेकिन इन्होंने वादा नहीं निभाया, बापूजी को जेल से बाहर निकालने नहीं, कोई मदद नहीं करी, झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई वो नहीं। हाँ तो ये बोलो ना आप, उनमें भेजा है नहीं है, इसमें तो डॉक्टरों का विषय, इसमें अपन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, दिखवा लेना चाहिए डॉक्टरों को भी। नहीं, वो उनका प्रोरोगेटिव है, वो अपना इलाज कराए नहीं कराए, आप इतनी चिंता नहीं करो, आप अपने ऊपर लगे आरोप का निस्तारण करिए बस। नहीं, इनकी बातों में कोई वो नहीं है सर। दिनेश जी, ये अचानक मोहब्बत भाजपा से क्यों? ये मतलब एक जैसे नहीं होता खार खाया हुआ प्रेमी, वो कहता आप नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने वादा खिलाफी की। ये वैसे नहीं लग रहा, कुछ ऐसी मोहब्बत का मामला लग रहा है मुझे कि जिसमें प्रेमी खार खा गया है, अब वो हाकी लेके घूम रहा है, ढूंढ रहा है। दिनेश जी, ये मसला क्या है भाई? मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं कि जब आसाराम गिरफ्तार हुए तब उन्होंने आरोप लगाया कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे किया जा रहा है। उसके बाद में जब केंद्र सरकार केंद्र के चुनाव आए तब उन्होंने खुल के कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम भाजपा को साथ देंगे। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो आसाराम जी ने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब अंदर खाने में कहीं न कहीं इनकी कोई गुपचुप बात तो थी। और मैं ये बात मुझे याद है, ये आपकी बात दुरुस्त है दिनेश भाई, ये बात मुझे याद है। ये पेशी पर आए थे आसाराम, तो इन्होंने वहां कहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन की बात है। ये उनको भरोसा था, ये उन्होंने पब्लिकली माइक पर कहा था, मैंने वो खबर चलाई भी थी। इसका मतलब कुछ तो मोहब्बत अंदर अंदर थी। तो वो वही बात है जो आपने कहा, वही बात है कि कोई ठोकर खाया हुआ प्रेमी है। तो अब ये घायल प्रेमी बड़ा खतरनाक होता है दिनेश जी, घायल प्रेमी बड़ा खतरनाक होता है। ये जितना तेजाब कांड हो रहा है ये सब घायल प्रेमियों की करतूत है। घनश्याम जी, घायल प्रेमी से हमेशा बचो भाई, ये जान लीजिए। लेकिन प्रेमी रहो जब न कोई, जब घायल होगा ना प्रेमी रहो होगा जब। अरे वो आपके नाम का मंगलसूत्र पहने घूम रहे हैं, आप कह रहे हो कि प्रेमी कोई नहीं। ऐसे तो कोई किसी के भी नाम का मंत्र सूत्र पहन लो, वो भी तो मंजूर करे जिसके नाम का मंगलसूत्र पहना है। दिनेश जी, अच्छा मंगलसूत्र है, ये बताओ मंगलसूत्र है कि नहीं है? मंगलसूत्र खरीद के पहना है नहीं बाजार से। दिनेश जी, क्या मंगलसूत्र पहने हैं ये लोग? निश्चित रूप से जैसा आपने कहा वो दुरुस्त है कि कहीं न कहीं मंगलसूत्र भले गुपचुप पहनाया हो लेकिन इनका गंधर्व विवाह हो चुका है। अब सवाल ये है कि ऐसा, चूंकि जब हम झूठ बोल करके मतलब रिसेप्शन नहीं दिया, आप ये कह रहे हो रिसेप्शन नहीं दिया, है ना? रिसेप्शन कर लिया ना? अच्छा जी हाँ। तो जब कभी हम इस भारत जैसे लोकतंत्र की कैंपेनिंग अगर झूठ बोलकर करते हैं तो आपके सामने ये मुद्दे खड़े होते हैं। आपके सामने आने वाले समय में राम मंदिर का मुद्दा भी खड़ा होगा, आपके सामने आने वाले समय में ये काला धन का मुद्दा भी खड़ा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर से इनके नेता नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल झूठ के पुलंदे गुब्बारे उड़ा करके इस इलेक्शन अभी को तो आसाराम तक रहे, अभी आसाराम तक रहे, बाकी पीछे जब आएंगे तब, अभी आसाराम तक। तो ये सब उसी का हिस्सा है, ये शुरुआत है। घनश्याम जी, शुरुआत है। क्या आपको लगता है ये आसाराम बापू नाम का जो मसला है ये आपके गले में रस्सी पड़ गई? नहीं, ये तो जनता ही फैसला कर देगी कि हमारे गले में रस्सी है या नहीं। अब ये बताओ, ये कह रहे 7 करोड़ वोट तो हमारा पक्का है, ये जो बाबा वोट दिल्ली में हो ही नहीं है, दिल्ली की जनसंख्या ही नहीं है, 7 करोड़ वोट कहां से? पता नहीं कहां से बता रहे हैं 70 लाख को 7 करोड़ बोल गए, क्या कर गए, ये तो यही जाने। तो अमिताभ जी, मेरा निवेदन है कि इनको जो है, इनको पहले ज्ञान लेने दो, कहीं स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजो जिससे आंकड़े सही पेश करे। देखिए साहब, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत बुरी शुरुआत है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन
आपराधिक मुद्दों पर अगर ब्लैकमेलिंग करना शुरू हो जाएगा, पहले चाहे बिहार में, उत्तर प्रदेश में माफिया करते होंगे, वो अंदर खाने में चुपचाप कान पे फोन पे अपने नेताओं को ब्लैकमेल करते होंगे, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री को खुलेआम ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं इनका हौसला है और इनको कहीं न कहीं विश्वास है, कोई न कोई इनके पास में ऐसे कोई गोपनीय कोई बात है कि वो इससे ब्लैकमेल करके और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात मैं समझ गया, आप किस ओर संकेत दे रहे हैं। घनश्याम मंत्री जी, एक मजाक खत्म हो गई, मजाक का सेशन खत्म, बहुत गंभीर बात है, 10 मिनट बचे, उतने में गंभीर बात करूंगा। कुछ लोगों ने सार्वजनिक मंच से भारत के प्रधान, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा तभी उत्तर दे पाएंगे ढंग से, भारत के प्रधानमंत्री की मर्यादा के साथ छेड़छाड़ की आज, ठीक है ना, जो मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। आपकी सरकार है, जोधपुर में घटना घटी है, जोधपुर में एक कार्यक्रम हुआ, ठीक, लाइव चला, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, नहीं तो मैं भेज दूंगा। क्या हुकूमत राजस्थान इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी? भारत के प्रधानमंत्री के साथ सार्वजनिक तौर पर अभद्रता का व्यवहार करना अपराध है क्या? राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार इन दोनों लोगों के विरुद्ध, जिनको आप बता रहे हो कि इनके पास दिमाग नहीं है, क्या इनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराएंगे? और अगर आप मानते हो इनके खिलाफ इनके पास दिमाग नहीं है, तो क्या सरकार इनको सुरक्षा में लेके तत्काल किसी मानसिक रोगशाला में भेजेगी? गंभीर सवाल है, मजाक नहीं घनश्याम जी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस विषय पे गंभीरता पूर्वक विचार करके और जो भी कानून अनुसार कार्य हो वो करे। नहीं, कानून कहता है भारत के भाई प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, कानून गवर्नर कहता का, है तो जरूर राष्ट्रपति कार्रवाई का होगी। कोई सार्वजनिक अपमान कैसे कर सकता है भारत में? कानून अगर कहता है तो जरूर कार्रवाई होगी, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। कोई आदमी ये बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी आएगा और जेल में घुटने टेकेगा बापू के सामने, ये कैसी बात है भाई? इस ठीक का दिनेश यादव ने चुपचाप रात के अंधेरे में ब्लैकमेलिंग हो, समझ आती है? ये तो माइक लगा के ब्लैकमेलिंग करने पे आमादा, इनको जेल क्यों नहीं भेज रहे? फिर अमिताभ जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान की वसुंधरा सरकार हमारी बहुत गंभीर होगी और इस विषय पे जरूर कोई ना कोई कदम उठाए। लेकिन घनश्याम मंत्री जी, जब ये घटना घटित हुई, या इन्होंने 2013 में ही पार्टी बनाया था, फिर अचानक से ये शगुफा फिर से छोड़ा इन्होंने कि हम चुनाव दिल्ली में कंटेस्ट करेंगे, और जो शब्द इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, कहीं ना कहीं जो ब्लैकमेल की बात कही जा रही है, एक प्रश्रय तो मिला है। अगर प्रश्रय नहीं मिलेगा तो कोई ऐरा गैरा ऐसे उठ के भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं, मेरे को तो ये माइंडली डिस्टर्ब आदमी नजर आते हैं जो कि ऐसी बातें बोलते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आती है कि इनको किसने इस तरीके की भाषा। जी दिनेश जी, राजनीतिक पार्टी की ऐसी भाषा भी नहीं होती है। मैं अब थोड़ा सा संक्षेप में बोलिएगा। केंद्र सरकार की कार्यशैली पे बात करना चाहता हूं कि इस तरह के लोग सर क्यों उठा देते हैं। समय बहुत कम है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद में जुडिशरी को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की गई है। एक माननीय न्यायाधीश ने तो पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ में जो गुजरात में जो आयोग बना हुआ है, जो वहां के दंगों के लिए, वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने वहां प्रभावित कर रखा था और अब और ज्यादा प्रभावित कर दिया। मेरे और भी कई ऐसे उदाहरण तो ये जुडिशरी आज का विषय नहीं, हमारा वक्त खत्म हो गया। नहीं, हम दिनेश जी देखिए, हम डाइवर्ट डिरेल हो रहे हैं, मूल विषय से हम डिरेल हो रहे हैं, वक्त हमारा खत्म हो गया है। नहीं, ये डिरेल हो गया। हम नरेंद्र मोदी और उन्होंने क्या कुछ किया उस पर बात नहीं करेंगे। चलिए, वक्त खत्म होता है। संपादक टिप्पणी। दिनेश जी आपकी बात आ गई, ये विषय नहीं, अभी आ गई मित्र, आ गई दिनेश जी। ठीक है दिनेश जी, अब धैर्य धारण करो भैया। घनश्याम जी आप भी, दिनेश जी चलिए। आज बहस बीच में थोड़ा हास्य का पुट ले गई, लेकिन मसला गंभीर है। भारत की निर्वाचित सरकार को, भारत के 80 करोड़ लोगों द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री को
कोई सड़क पर बैठकर माइक लगा के चेतावनी दे जाए और खुला घूमे वो आदमी? नहीं। ऐसी चेतावनी सीमा पार से आई होती तो मैं मान लेता, तो भी मैं मांग करता कि भारत इसका उत्तर दे। हमारे देश में ही कैसे मुमकिन हो गया? ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, मेरी आस्था भारत के प्रधानमंत्री के पद में है। उसके सम्मान के विपरीत अगर कोई बात होती है तो उन लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। और अगर राजस्थान की सत्तारूढ़ पार्टी ये मानती है कि ये मानसिक तौर पर असंतुलित लोग हैं, तो भी इनका स्थान सार्वजनिक मंच नहीं हो सकते, इनका स्थान मानसिक आरोग्यशालाएं होंगी। मैं मांग करूंगा राजस्थान की सरकार से कि दुनिया भर में हिंदुस्तान का चेहरा झुकाने वाले ऐसे अभद्र लोग वहीं होने चाहिए जहां जोधपुर में इनके गुरु हैं। ये बाहर नहीं रह सकते ये लोग। ऐसी बात तो चंबल के डाकू भी नहीं बोलते थे कि प्रधानमंत्री आएगा चंबल में और मेरे पांव छुएगा। ऐसी भाषा तो वो भी नहीं बोलते थे। वो भी थोड़ा डरते सहमते थे, जानते थे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बड़ी ताकत है, देश का प्रदेश का चेहरा होते हैं वो लोग। ये किस 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 जोश में बोल रहे हैं? और अगर इनके जो आरोप हैं घनश्याम मंत्री जी, मैं कहूंगा आप इस बात को पार्टी संगठन में, सरकार में पहुंचाइए। इनके आरोप झूठे हैं, इसके लिए भी ये जरूरी है कि आप सिद्ध करो कि इनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई हो। अगर नहीं होती है कार्रवाई तो इस बात पर जनता कुछ ना कुछ भरोसा करेगी कि आप और इनके बीच में कहीं कोई रिश्ता है। ये जान लीजिए, अगर ये कह रहे हैं कि हमने चुनाव में मदद की, ये आरोप धुल जाएगा अगर अभी जोधपुर का एसपी इन दोनों को उठा के उचित धाराओं में निरुद्ध कर देता है। आरोप धुल जाएगा अपने आप। भाजपा का, सरकार का चेहरा पाक दामन हो जाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपने कहीं सुना ऐसी भाषा? ऐसी भाषा तो हुर्रियत के लोग भी नहीं बोलते कश्मीर में, जो पृथकतावादी संगठन है। कैसी भाषा बोल रहे हैं? करे जी आतंकवादियों को ले जा सकते हो तो बापू को क्यों नहीं लाओगे? अजीब धींगा मुश्ती है। वो जज के, जुडिशरी की भी सार्वजनिक आलोचना कर रहे हैं। घनश्याम मंत्री जी, क्या भारत में सर्वोच्च न्यायालय की सार्वजनिक आलोचना करने के बाद कोई आदमी खुला घूम सकता है? नहीं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि टेलीफोन पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गड़बड़ी कर दी, हेराफेरी कर दी? ऐसा अभद्र आरोप तो कभी नहीं लगा। तब भी नहीं लगा जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी की चुनाव को खारिज कर दिया था और इंदिरा गांधी को पद छोड़ना पड़ा था। तब भी ऐसा आरोप लगाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई थी न्यायपालिका पर। ये लोग खुलेआम आरोप लगा रहे चौराहे पर, बाकायदा निमंत्रण देकर, माइक लगाकर, टीवी के कैमरों के सामने। जंगल राज नहीं होना चाहिए मित्र। ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, मसला भाजपा नहीं है। प्रधानमंत्री न भाजपा है, न कांग्रेस है, न सपा है, न बसपा है। वो भारत का चेहरा है। सुप्रीम कोर्ट का पार्टी से कोई लेना देना नहीं। बाबा बंद हो और चाहे कोई बंद हो, जिंदगी भर नहीं छूटे तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे क्या? कौन होते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इन दोनों मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना और भारत के प्रधानमंत्री की अवमानना के आरोप में इनको निरुद्ध करना चाहिए, दोनों लोगों को। अगर ये नहीं हुआ तो मैं इसको आपकी उदारता नहीं मानूंगा। फिर मैं ये बोलूंगा कि आप में और इनमें कहीं कुछ रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तब ये पूछूंगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इकबाल आज कसौटी पर है। जहां गुरु है, जहां गुरु भाई है, वहीं ये शिष्य भी जाने चाहिए।
मैंने 25 वर्ष के पत्रकारिता में ऐसी अभद्र बात सार्वजनिक तौर पर नहीं सुनी मित्र। मैंने नहीं सुनी 25 वर्ष में। 25 वर्ष कोई समय कम भी नहीं होता मंत्री जी। मुझे आक्रोश है, मुझे क्षोभ है कि मेरे भारत का प्रधानमंत्री इतना सस्ता हो सकता है कि उस पर कोई टिप्पणी करके निकल जाए। संभव नहीं। इस पर कार्रवाई करिए। मैं देखूंगा कि राजस्थान की सरकार इस नाजुक मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है। और अगर आपने इनको स्वतंत्र घूमने दिया तो ये नहीं, कटघरे में भाजपा आएगी। भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए दिनेश यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, घनश्याम मंत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।